जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। डीएसपी स्कीम, डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम या फिर रक्षक प्लस स्कीम पेंशनर के लिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है, अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो दोस्तों पूर्व सैनिक की अगर डेथ एक्सीडेंट के दौरान होती है तो फिर वाइफ को मिलता है 30 लाख का इंश्योरेंस कवर। अगर यही पेंशनर का खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और अगर पूर्व सैनिक की डेथ एक्सीडेंट के दौरान होती है तो फिर वाइफ को मिलता है 50 लाख रुपए। यानी दोनों बैंकों की अलग अलग स्कीम है। एसबीआई देता है 30 लाख का इंश्योरेंस डेथ कवर और पीएनबी देता है 50 लाख का डेथ इंश्योरेंस कवर, और वो मिलता है वाइफ को। तो दोस्तों, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो फिर ये इंश्योरेंस किसे मिलेगा, ये डेथ कवर किसे मिलेगा? दोस्तों, फिर मिलेगा ये लीगल हायरशिप मेंबर को। यानी पूर्व सैनिक की डेथ के बाद, उसकी वाइफ की डेथ के बाद जो उत्तराधिकारी होगा उसका, पूर्व सैनिक का, फिर वही लेगा ये इंश्योरेंस का पैसा। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? एक चाहिए लीगल हायर सर्टिफिकेट, लीगल हायर सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। और फिर चाहिए डेथ सर्टिफिकेट। और दोस्तों, अगर पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है तो फिर 90 डेज के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर बैंक को बताना होता है कि पूर्व सैनिक की एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई है। तो फिर जो इंश्योरेंस का पैसा है वो वाइफ को दिया जाता है। अगर वाइफ भी जिंदा नहीं है, उसकी भी डेथ हो गई है पहले, तो फिर ये कवर दिया जाता है लीगल हायरशिप मेंबर को। यानी पेंशनर की डेथ के बाद, पूर्व सैनिक की डेथ के बाद जो उसका उत्तराधिकारी होगा, चाहे बेटा हो या फिर कोई और हो, फिर उसको ये इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों, जो ये पैसा लेगा उसको लीगल हायरशिप सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसे हम बोलते हैं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर उसी के साथ साथ पूर्व सैनिक का डेथ का सर्टिफिकेट, और साथ में जो वाइफ है पूर्व सैनिक की, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट, और 90 डेज के अंदर बैंक को बताना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप सही तरीके से कार्रवाई करते हैं तो फिर आपको इसका पैसा मिल जाता है, चाहे वाइफ हो, चाहे पूर्व सैनिक का कोई गार्जियन हो, कोई भी हो। तो दोस्तों, इस तरीके से कार्रवाई आप कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप ये पैसा ले सकते हैं इंश्योरेंस कवर का। कंडीशन ये है कि अगर पूर्व सैनिक की डेथ एक्सीडेंट के दौरान हुई है तो फिर वाइफ को मिलता है। अगर वाइफ की डेथ हो गई है तो फिर मिलेगा लीगल हायर को, तो यानी पूर्व सैनिक के बाद जो कोई अगर उसका रख रखाव कर रहा है। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। इस बार जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर 53% या फिर 52% होगा। यानी इस बार आपकी बढ़ोतरी हो सकती है 3% या फिर 2% की। जैसा आपको पता है, जनवरी 2024 से आपका डीएडीआर हुआ 50%, लेकिन दोस्तों जुलाई 2024 से आपका बढ़ सकता है, या तो वो 52% हो सकता है, ये 53%। दोस्तों, आपको पेंशन पे 50% तो डीएडीआर मिलेगा ही। मार्च की पेंशन पे आपको मिल जाएगा, फिर इसके बाद आपको जनवरी फरवरी का एरियर भी मिल जाएगा अप्रैल में। अब बात आती है कि जुलाई 2024 से आपका इतना कम क्यों बढ़ेगा, सिर्फ 3% या फिर 2% क्यों बढ़ेगा? दोस्तों, मैंने एक छोटा सा आंकड़ा लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस बार इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत ही मामूली बढ़ रहा है जून तक। तो इस वजह से जो महंगाई जा रही है उसका असर आपके डीएडीआर भी पड़ रहा है। अब दोस्तों देखिए, जनवरी 2024 का जो आंकड़ा आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसका जो आंकड़ा था वो था 138.9। तो दोस्तों, अगर हम 138.9 फरवरी में वही रखें, मार्च में वही रखें, अप्रैल में वही रखें, और मई में भी वही रखें, और जून में भी वही रखें, तो दोस्तों आपका डीएडीआर पहुंचता है 52.99, यानी 52% होगा। अगर हम सेम यही रखते हैं 138.9 जून तक। लेकिन दोस्तों, अगर हम फरवरी से इसे बढ़ाएं, और मैंने बढ़ाया है
2% बढ़ाया है, डायरेक्ट मैंने 2% की छलांग लगाई है। एज्यूम करने के लिए जनवरी 24 में था 138.9, मैंने फरवरी में कर दिया 140, अप्रैल में 140, मई में 140 और जून तक 140, तब बढ़ रहा है 53.47। और अगर मैं ये फरवरी से लेके जून तक 141% कर दूं, यानी 3% में बढ़ा दूं, तब ये पहुंच रहा है 53.95। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, यानी 2% 3% की बढ़ोतरी करने के बाद भी आपका डीएडीआर 54% नहीं पहुंच रहा है। आप खुद देख रहे हैं ये, यानी मैं 140 भी करता हूं या फिर 141 भी करता हूं जून तक, तब भी आपका 53.95 या फिर 53.47 पहुंच रहा है। और अगर 138.9 अगर मैं सेम रखता हूं जून तक, तब आपका 52.99 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस बार जुलाई 2024 से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर या तो 3% या फिर 2% हो सकता है, यानी 2% या फिर 3%। अगर 54% पहुंचाना है, अगर 54% पहुंचाना है, तो दोस्तों फिर जो महंगाई दर है वो और ज्यादा बढ़ानी होगी, जो इन्फ्लेशन रेट है वो और ज्यादा बढ़ाना होगा, यानी तब ये आंकड़ा जाएगा 142%। 142% ये बढ़ाना होगा, 138 से 142 करना होगा, तब ये 4% पे पहुंचेगा। और दोस्तों हर एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 0.1, 0.2 या फिर 1%, यानी 2%, यानी 3% से नीचे नीचे ही आपका हर एक महीने बढ़ रहा है। अगर हम पुराने आंकड़े देखें तो इसके बेस पर ये जा रहा है 53 या फिर 52, इतना ही आपका जुलाई 2024 से बढ़ रहा है डीएडीआर, इन आंकड़ों के बेस पर। तो दोस्तों आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ हमें जनवरी 2024 का आंकड़ा मिला है फरवरी में, अब फरवरी का आंकड़ा आएगा 31 मार्च को, तो वो भी हमें पता लग जाएगा। और दोस्तों अगर यही कंडीशन रहती है जून तक, तो फिर आपका 52.99 हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा आपका 53 पहुंच जाएगा, 52 53 के आसपास ही रहेगा। लेकिन 54 पहुंचाना है तो फिर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, 3 से 4% का उछाल मारना पड़ेगा। और क्या ऐसा पॉसिबल है? फिर भी दोस्तों देखेंगे, अभी महीने बच्चे आगे के, लेकिन मैंने आपको एस्टिमेट बता दिया 52% या 53% के आसपास आपका डीएडीआर हो सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जनवरी फरवरी 2024 का डीएडीआर का एरियर बटेगा अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद। दोस्तों आपको मार्च की पेंशन मिल जाएगी इस बार अप्रैल में, और ये मिल जाएगी 1 से 4 अप्रैल के बीच में, चाहे आप बैंक्स के थ्रू पेंशन ले रहे हो या फिर स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हो, यानी 1 से 4 अप्रैल के बीच में, 1 तारीख को भी, 2 तारीख को भी, 3 तारीख को भी, 4 तारीख को भी, यानी इन डेट के बीच में आपकी कभी भी पेंशन आ सकती है मार्च की। इसके बाद ही, यानी पहले हफ्ते के बाद ही आपका डीएडीआर का भुगतान होगा, 50% जो आपका बढ़ाया गया डीएडीआर जनवरी 2024 से, यानी जनवरी का और फरवरी का 2 महीने का एरियर आपको मिल पाएगा पहले हफ्ते के बाद से। अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद से आपको डीएडीआर का एरियर देखने को मिल सकता है, जनवरी फरवरी का। लेकिन दोस्तों जो सीपीपीसी है, जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं या फिर सीपीपीसी के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों डायरेक्ट वो आपके अकाउंट में तो डालेंगे सीपीपीसी के थ्रू, बैंक के थ्रू, वो तो आपको अप्रैल में मिलेगी पेंशन मार्च की, डायरेक्ट सीपीपीसी या फिर बैंक के थ्रू। लेकिन जो स्पर्श करेगा क्रेडिट, वो करेगा आपके बैंक के खातों में, और डायरेक्ट वो करता है आरटीजीएस और एनईएफटी। तो दोस्तों आरटीजीएस और एनईएफटी में ज्यादा बड़ा टाइम नहीं लगता आपकी पेंशन क्रेडिट होने को, लेकिन जो प्रोसेस होता है, पीछे से जो प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इसलिए वो पहले ही प्रोसेस करते हैं आपकी पेंशन, ताकि उस दिन आपके खाते में पेंशन आ जाए। तो दोस्तों जो भी बैंक आपको पेंशन देता है, वो कभी भी आपकी पेंशन आ सकती है, वो संडे के दिन भी आपकी पेंशन आ सकती है। जो बैंक सीपीपीसी देता है, संडे के दिन भी आपकी पेंशन आ सकती है, क्योंकि इससे पिछले सालों में जो बैंक या फिर सीपीपीसी पेंशन देता है, वो कई बार सैटरडे संडे में भी आपकी खाते में पेंशन डाल देता है। पिछली बार उस दिन छुट्टी थी, लेकिन बैंक ने आपकी पेंशन डाल दी थी छुट्टी के दिन भी। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, 1 से 4 तारीख के बीच में आपकी पेंशन क्रेडिट होगी मार्च की। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ।
पेंशन देरी से मिलेगी लेकिन बैंक और स्पर्श इंटरेस्ट नहीं देगा। ऐसे कई पेंशनर रहते हैं जिनको पेंशन लेट मिलती है, कभी कभार होता है ऐसा, बाकी तो महीने के लास्ट डे में आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ठीक टाइम पर पेंशन नहीं मिलती, 10 दिन बाद मिलती है, 5 दिन बाद मिलती है, 4-5 दिन बाद मिलती है। तो क्या उसका इंटरेस्ट देता है बैंक या फिर सीपीपीसी या फिर स्पर्श? नहीं दोस्तों, पेंशन लेट आने का कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। पेंशन लेट आएगी उसका आपको इंटरेस्ट नहीं देगा बैंक, स्पर्श या फिर कोई भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी। हां, अगर एरियर लेट मिल रहा है आपको, कोई एरियर है जिसकी डेट निश्चित है कि आपको ये मिलना चाहिए, या फिर कोई पुराना है 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का, आपका कोई एरियर पुराना है जो बैंक ने, सीपीपीसी ने या फिर स्पर्श नहीं दिया, तो फिर आप आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आप बैंक से, सीपीपीसी से 8%, 9% इंटरेस्ट रेट के साथ आप वो पैसा ले सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आरबीआई का जो सर्कुलर है वो स्पर्श पे लागू नहीं होता, स्पर्श पे लागू नहीं होगा वो। तो इसलिए अगर आप स्पर्श के थ्रू इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो फिर आपको कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाना पड़ेगा। स्पर्श की जो मेन अथॉरिटी है, जो रीजनल ऑफिस है, फिर वहां से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि स्पर्श ने आपको इतने सालों का एरियर नहीं दिया, तो अब मैं ब्याज लेना चाह रहा हूं स्पर्श से। तो दोस्तों, फिर स्पर्श क्या सोचता है उसके बारे में वो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन आरबीआई का रूल सिर्फ बैंकों पर लागू होता है। तो बैंक तो आपको दे देगा इंटरेस्ट, अगर नहीं देता तो फिर आप कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे, वकील से बात करेंगे, तो फिर उसके थ्रू आपको मिल पाएगा, कोर्ट के थ्रू। अगर बैंक नहीं दे रहा तो दोस्तों इसके बारे में कई पेंशनर्स को पता भी नहीं है, सिर्फ वो एरियर लेके बैठ जाते हैं। लेकिन कई बार आपको इंटरेस्ट भी पे होना होता है। अगर आप सही सर्कुलर लेटर दिखाएं तो फिर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है जो आपको पहले नहीं मिला। लेकिन फिलहाल आपको ना बैंक इंटरेस्ट देता है, ना स्पर्श देता है, ना ही कोई पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी देती है। लेट पेमेंट का, जो आपको लेट हो गया पेमेंट या फिर एरियर, उसका आपको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी कोई इंटरेस्ट नहीं देती, ब्याज नहीं देती। उनके पास वो पैसा पड़ा रहता है खाते में, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसमें पेंशनर की कोई गलती नहीं है। पेंशनर ने थोड़ी मना किया कि हमें ना दो, ये तो खुद पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी का फर्ज बनता है आपको देने का, जो वो नहीं देती। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ ही होंगे। अब काफी पेंशनर कहते हैं कि सर आप आगे का बताते हो, फ्यूचर का बताते हो। दोस्तों, जो भी मैं बताता हूं वो मैं हवा में नहीं बताता, उसके पीछे लॉजिक छुपे होते हैं, पीछे एक्सपीरियंस छुपा होता है, पेंशन डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस छिपा होता है, कैलकुलेशन छिपी होती है जो हम आए दिन करते हैं, सारी नॉलेज छिपी रहती है, तभी हम आपको आगे का ज्ञान दे पाते हैं। और दोस्तों, खाली हवा में बातें नहीं करते हैं, हम कुछ चीजें आपको समझाते हैं तो बेस पर होती है, नॉलेज देकर होती है, तभी हम आपको समझाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी मैं आपको बताता हूं वो आपको बिल्कुल सही बताता हूं, उसी के आसपास चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर दूर वो चीज होगी, नहीं। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो उस सर्कल के अंदर ही वो चीजें घूमेंगी। जैसा मैंने आपको डीएडीआर का बताया जुलाई 2024 से, तो ये मैंने आपको अप्रॉक्स बताया। तो एक सर्कल है, इसी के आसपास ये घूमेगा। ऐसा नहीं है कि इस सर्कल के बहुत बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूं, लाइकली बता रहा हूं, आगे की चीजें, वो एक सर्कल के अंदर है, और उस सर्कल के अंदर काफी चीजें नॉलेज से भरी हुई हैं, एक्सपीरियंस है उसके पीछे। तो उम्मीद यही रहती है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें सही फिट हो, तो उसी सर्कल के दायरे में बताता हूं। इसलिए मैं हवा में बात नहीं करता हूं, आपने देखा होगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।